देखो आज हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को समझेंगे, दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, पहले हम लोग डेरिवेशन को देखेंगे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की PYQ सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने कुछ अलग अलग टाइप की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चूज करके रखा, उनको सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली आइडिया क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड पे एक वायर है और इस वायर पे कुछ करंट फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स से आई करंट फ्लो हो रहे हैं। तो इस वायर के ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। ठीक है, आइडिया क्या है कि जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड पे वायर होंगे, उस वायर पे करंट फ्लो होंगे, तो उस केस में उस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे। कितना फोर्स लगेंगे निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, दैट इज एफ फैक्टर इज इक्वल टू करंट कितना फ्लो हो रहा है इनटू लेंथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा लिख सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट होने से कॉस थीटा, आपको मालूम है ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। तो बेसिकली फोर्स की वैल्यू इतना सा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो वायर है ना, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे ना, फोर्स निकलने के लिए फॉर्मूला, लेकिन फोर्स इज ए फैक्टर क्वांटिटी। सो फोर्स की डायरेक्शन भी होंगे। सो फोर्स की डायरेक्शन को कैसे निकालोगे, उसके लिए दिस इज द रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी डायरेक्शन पे आप ये जो इंडेक्स फिंगर है, इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसको याद कैसे रखोगे, FBI, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन ये है, और करंट की डायरेक्शन विल बी गिवन बाय दैट मिडिल फिंगर। उसको आप ऊपर की तरफ रखोगे, है ना, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है। ये जो थंब है ना, ये थंब किधर जा रहा है, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं। देख पा रहे हो, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं थंब, यानी ये जो वायर है इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे ना, वो इनटू द बोर्ड होंगे। इस तरह से लिखोगे। इनटू मतलब क्या है, ये फोर्स की डायरेक्शन ना, तो यहाँ पे लिख के रखा मैंने। क्रॉस मतलब क्या है, इनटू द बोर्ड समझेंगे, यानी ऐसे। डॉट मतलब क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड, इस तरह से आउट ऑफ द बोर्ड आ रहे हैं। ठीक है, डॉट मतलब। इनटू मतलब क्रॉस मतलब क्या है, इस तरह से इनटू द बोर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, ये जो फोर्स होंगे ना, इस फोर्स की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड होंगे। अभी देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको फील्ड लेने के लिए आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से इसको क्रॉस ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है कहाँ से डिराइव करेंगे अभी, है ना, तो पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बिल्ड कर लेते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले इस तरह से था, इसको हमने ऐसा कर दिया अभी इनटू द बोर्ड, है ना। तो यहाँ पे लेट्स से एक वायर है, वायर पे करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट नहीं पता, आई करंट कह दिया। और इस वायर के ऊपर क्या लगेंगे, अभी फोर्स लगेंगे। कौन सी डायरेक्शन में, उसके लिए दिस इज द रूल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंडेक्स फिंगर को आप मतलब इनटू द बोर्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे रखोगे। फिर ये जो मिडिल फिंगर है ना, करंट की डायरेक्शन पे रखो। थंब किधर आ रहे, इधर आ रहे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ये मिला, इसे कर सकते हो इस तरह से। तो ये जो फोर्स की वैल्यू, फोर्स की फॉर्मूला निकलने के लिए फॉर्मूला या आया कहाँ से, अभी इसको डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, सो डिराइव करने के लिए जो प्रीवियस टॉपिक था ना, जो हमने ऑलरेडी समझा, उस टॉपिक की थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले। तो वहाँ पे क्या समझा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड पे एक चार्ज है सपोज, और ये चार्ज मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी। तो इस केस में जब भी चार्ज होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस चार्ज के ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। अगर ये चार्ज रेस्ट पे होंगे तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेंगे। तो ये मूव कर रहे हैं ना कुछ वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर क्या लगेंगे, अभी फोर्स लगेंगे। कितना फोर्स लगेंगे निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज, यहाँ पे लिख के रखते हैं, एफ फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनटू वेलोसिटी क्रॉस बी। ओके, इस तरह से लिखना होगा। और इसको आप क्यू भी साइन थीटा भी लिख सकते हो, है ना, वो तो जानते हो आप, मतलब क्रॉस होने से क्यू भी साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो बेसिकली ये जो फोर्स है ना, यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे, कितना, इतना सा लगेंगे। क्यों लग रहा है फोर्स इसके ऊपर, क्योंकि ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड पे मूव करते रहेंगे, तो उस केस में उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे। कितना फोर्स लगेंगे निकालने के लिए, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो अभी इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसको निकालने के लिए दिस इज द रूल, है ना। तो यहाँ पे मिडिल फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी यहाँ पे मिडिल फिंगर दिखाएंगे, और यहाँ पे जो है ना, और यहाँ पे क्या है, करंट है, तो करंट की डायरेक्शन भी वही फिंगर दिखाएंगे। तो बेसिकली इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये है बी की डायरेक्शन। और मैग्नेट जो ये फोर्स वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और थंब इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, यानी इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे ना, वो इनटू द बोर्ड होंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे इनटू द बोर्ड हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी देखो, ये जो कहानी है, इस पे ये जो वायर है, इस वायर पे करंट जा रहा है, लेकिन हमें मालूम है चार्ज मूव होने से फोर्स लगते हैं। तो यहाँ पे तो करंट मूव हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स क्यों लग रहा है? आंसर इज, इस वायर के अंदर क्या होंगे, इस वायर के अंदर चार्ज होंगे ना, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है।
चार्ज फ्लो होने से करंट फ्लो होते हैं। आपको मालूम है अगर पॉजिटिव चार्ज है सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होंगे, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। अगर एक नेगेटिव चार्ज लेट्स से ये नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होंगे, ऐसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां से आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं ना कि मतलब चार्ज फ्लो होंगे तो करंट फ्लो कंपलसरी होंगे। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या है, इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट करंट फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब क्या है, चार्ज मूव कर रहे हैं ना, चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी है। तो चार्ज यहाँ पे है और चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी है क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट वहां पे इसके अंदर जितना भी चार्ज होंगे ना उन सब चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, चार्ज मूव होने से फोर्स लगेंगे। सो इस कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट कब फ्लो होंगे, जब यहाँ पे इसके अंदर चार्ज फ्लो होंगे तभी करंट फ्लो होंगे। तो बेसिकली इसके अंदर जो चार्जेस है वो मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी, तो उन सब चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेंगे एज पर दिस कॉन्सेप्ट। वो जो फोर्स लग रहा है ना वही फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर लगेंगे ना। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कंडक्टर के अंदर जितना भी चार्जेस है उन सब के ऊपर फोर्स लगेंगे, यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर चार्जेस के ऊपर फोर्स लगना यानी आप कहोगे कि कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहे हैं। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो फाइनली कि इस वायर पे, एक वायर है कंडक्टर है जिस पे करंट फ्लो हो रहा है, कुछ करंट आई करंट है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट करंट फ्लो हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दैट इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। क्यों लगेंगे वो समझ लिया, क्योंकि करंट फ्लो होने से उसके अंदर जो चार्जेस होंगे ना वो मूव होंगे कुछ वेलोसिटी से, है ना। तो ऑब्वियसली तो चार्जेस वहाँ पे उस कंडक्टर के अंदर मूव होना ही होगा, तभी उसके ऊपर क्या होंगे, करंट फ्लो होंगे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आप फाइनली ऐसा कंक्लूड कर सकते हो कि जब भी एक वायर को रखोगे मैग्नेटिक फील्ड पे और उस वायर पे करंट फ्लो हो रहा है कुछ, बिकॉज ऑफ दैट उस वायर पे क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। कितना फोर्स लगेंगे निकलने के लिए, दिस इज द फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूला को डिराइव करना है ना। तो बेसिकली आप ऐसा आप सिंपल रख सकते हो कि ये जो फोर्स है ना, दिस फोर्स, ये जो फोर्स है ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है, इस सर्ज के ऊपर लग रहा है, और यही फोर्स इसी के ऊपर भी लगेंगे, है ना, इस वायर के ऊपर भी लगेंगे। लेकिन यहाँ पे है चार्ज, यहाँ पे चार्ज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, करंट है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो चार्ज है ना इसको करंट पे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यानी ये जो Q है ना इसको I पे, करंट पे कन्वर्ट करना होगा। तो अभी हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो चार्ज है ना इसको करंट पे कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्जन को देख लो पहले। ठीक है, तो ऐसे समझो सिंपल, ये एक लेट्स से वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, तो इस वायर पे ऑब्वियसली कुछ करंट फ्लो हो रहा है लेट्स से इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, और यही वायर मतलब ये वायर है, इस तरह से मतलब करंट फ्लो हो रहा है इस वायर पे। अभी देखो ये जो वायर है ना, इस वायर के एक लेंथ पे होंगे ना, तो लेंथ को L कह दिया, और ये जो एरिया है ना इस एरिया को क्या बोलोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, आपको मालूम है क्रॉस सेक्शन एरिया लिख के रखो। ठीक है, तो बेसिकली वायर की एक लेंथ है L है, और यहाँ पे जो लेंथ होंगे ना, लेंथ के जो डायरेक्शन होंगे करंट के डायरेक्शन सेम होंगे। ठीक है, ऐसे हम कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको A कह दिया, और जो L है, L इज द लेंथ। तो इस वायर की एक वॉल्यूम भी होंगे, तो वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज ऑलवेज इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। तो वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, ऑलवेज याद रखना, एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया को आपने A लिख दिया, लेंथ को L लिख दिया, तो वॉल्यूम को V लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ। तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर मिल जाए तो कितना चार्ज है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स है। लेट्स से ऐसे समझो, जो नंबर डेंसिटी है ना, नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम है। ठीक है, कितना वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नंबर डेंसिटी। जिस तरह से मास डेंसिटी होता है, मास मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो नंबर डेंसिटी मतलब नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे नंबर डेंसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिख सकते हो। ठीक है, तो वही है मतलब मास डेंसिटी, मतलब आपको मालूम है ये मास डेंसिटी इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास कितना है कितना वॉल्यूम में, दैट इज मास डेंसिटी। ठीक है, सिमिलरली नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा डिवाइड बाय वॉल्यूम, इजी।
तो अभी देखो ये जो नंबर डेंसिटी है ना, इसका सिंबल हम लोग स्मॉल एन यूज करते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को फी लिख दिया, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ से ए एल को इधर लेके आओगे तो n कैन बी रिटन एज एन ए एल, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मतलब क्या है, ये जो n है दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज एन ए एल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बेसिकली इस वायर के अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज एन ए एल है, ये कॉन्फर्म है, ठीक है। सो हमने क्या फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फाइंड आउट हो गया। अभी ध्यान से देखना नेक्स्ट स्टेप। तो आपको मालूम है कि चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, उसको हमने ई लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना है उसको ई लिख दिया हमने, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इतना सा है। सो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होंगे, टोटल चार्ज क्यू है लेट्स से, है ना। तो इसके अंदर टोटल चार्ज को हमने क्यू कह दिया। सो टोटल चार्ज कितना होंगे, टोटल चार्ज कितना होंगे, क्या लिखोगे, टोटल चार्ज इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है ई, और इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है एन एल, ठीक है, यानी कैपिटल एन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर चार्ज ई है तो कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होंगे, ई इंटू कैपिटल एन होंगे, है ना। टोटल चार्ज इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे E है, N मतलब क्या लिखोगे, N मतलब एन ए एल लिख दो, ठीक है, वही मिला। तो बेसिकली E मतलब एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज इंटू हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो हमें क्या मिलेंगे, टोटल चार्ज मिलेंगे, है ना। तो टोटल चार्ज को हमने Q कह दिया। तो ये जो कंडक्टर है ना, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, दैट इज ENAL, इतना सा टोटल चार्ज है, ये कॉन्फर्म है, ठीक है, ये Q है, ठीक है। तो टोटल चार्ज इनसाइड दिस कंडक्टर और वायर कितना है, दैट इज ENAL, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो इसको, ये जो Q है ना, इसको I पे कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखना। इसको आप क्या लिख सकते हो, अभी दिस इज इक्वल टू Q मतलब क्या लिख सकते हो, ENAL लिख सकते हो, और यहाँ पे साथ में फी क्रॉस बी, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है, इजी। तो अभी देखो ये जो फी है ना, फी को आप बाहर लेके भी आ सकते हो ना, फी को बाहर लेके एल को अंदर लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे बी लगा दिया इस तरह से। तो देखो ये जो L है ना, L के ऊपर वेक्टर लगा है, मतलब L के डायरेक्शन होंगे। तो L मतलब लेंथ, तो इस लेंथ की यानी वायर की जो लेंथ है, वायर की जो L है, लेंथ मतलब वायर की लेंथ, ठीक है। तो वायर की जो लेंथ है उसकी डायरेक्शन कौन सी लेंगे हम लोग, करंट की जो डायरेक्शन होंगे ना, वही L की यानी लेंथ की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो L वेक्टर मतलब L की डायरेक्शन कौन सी लेंगे, करंट की जो डायरेक्शन होंगे, ओके। तो यहाँ पे इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अभी देखो ये जो है ना ENAV, इसका वैल्यू आप I लिख सकते हो, ठीक है, I लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो उसको भी देख लो। आपको मालूम है कि करंट मतलब क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपको मालूम है, करंट मतलब चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज की वैल्यू कितना मिला, अभी भी मिला ना, चार्ज की वैल्यू ENAL, तो चार्ज की वैल्यू ENAL लिख दो, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे। अभी देखो L/T, L मतलब क्या है, ये है NA, L मतलब क्या है, लेंथ है ना। तो L मतलब वायर की लेंथ, और यहाँ पे टाइम मतलब T, टाइम लिख दिया। तो इसका मीनिंग ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो आप कि ये जो लेंथ है ना, यहाँ पे लेट्स से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट कब फ्लो होंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो कितना डिस्टेंस मूव किया, L डिस्टेंस मूव किया। तो दिस L इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी वायर की लेंथ। तो इलेक्ट्रॉन ने L डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी वायर की लेंथ ट्रेवल किया। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ जाने में कुछ टाइम लगेंगे ना, इसको उस टाइम को सपोज T कह दिया। तो बेसिकली आपको मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस बाय टाइम लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस को आपने क्या बोला, डिस्टेंस को L कह दिया, है ना। तो डिस्टेंस को L कह दिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी की फॉर्मूला पे डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम लिखोगे, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, तो ट्रेवल कितना किया, डिस्टेंस L, डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम लगा T। तो L/T को आप भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो L/T मिला ना, ये L/T, इसकी जगह पे आप भी लिख सकते हो, यानी वेलोसिटी। तो करंट का वैल्यू कितना मिला, ENAP, ओके। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, है ना। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी को हमने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। बुक में आपको इस तरह से VD भी लिखा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। V मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी है, ठीक है। सो I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू ENA, V मिला, L/T मतलब वेलोसिटी लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
तो अभी देखो यहाँ पे ई एन ए वी है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे आई लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या है एल क्रॉस बी, यही फॉर्मूला चाहिए था आपको, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इन ए फैक्टर फॉर्म, है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, ये हमें मिल गया। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ऐसा भी आप लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट है साइन थीटा, इसे लिख सकते हो आप, ठीक है। आपको मालूम है ए डॉट बी होने से क्या लिखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो आप लिखोगे ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे लिखोगे। और ए क्रॉस बी वेक्टर है, तो क्रॉस होने से आप क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एल क्रॉस बी है, तो आपने क्या लिखा, एल बी साइन थीटा लिख दिया। और एल की डायरेक्शन कौन सी होंगे, जो करंट की डायरेक्शन होंगे, क्लियर है। तो फोर्स की इतना सा फॉर्मूला मिला, ठीक है, यही चाहिए था आपको। तो डिराइवेशन करने दे तो इतना सा ऐसे कर दो, हो जाएगा। और एक चीज़ मैं समझ देता हूँ, मतलब याद रखने के लिए एक टेक्निक है, सिंपल सी टेक्निक, कि ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अगर डिराइव करने दे बोर्ड एग्जाम में, तो इस तरह से करना, 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, याद रखने की टेक्निक बोल रहा हूँ मैं। तो एफ इज इक्वल टू क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना, ये है फॉर्मूला। तो क्यू को क्यू ही रखो, भी मतलब वेलोसिटी ना, वेलोसिटी मतलब क्या मिला, लेंथ बाय टाइम, तो लेंथ को एल लिख दो, टाइम को टी लिख दो, क्रॉस बी कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्यू बाई टी है ना, क्यू बाई टी मतलब क्या है, करंट है, आपको मालूम है करंट मतलब चार्ज बाय टाइम, तो यहाँ पे करंट लिख दो क्यू बाई टी की जगह पे, और यहाँ पे एल वेक्टर क्रॉस बी कर दो। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, इससे आपने डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, इस तरह से याद रखने की टेक्निक, मतलब इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी ये डिराइवेशन इस तरह से कर देना, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे तो, है ना। और इतना तक है, ठीक है। और जो नेक्स्ट एक ये देख लो, मतलब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स मैक्सिमम मिनिमम कब होंगे उसको भी देख लेते हैं साथ में, ठीक है। सो फोर्स मैक्सिमम मिनिमम कब होंगे, उसके लिए देखो, एक्चुअली आप ऐसे समझो, जब थीटा की वैल्यू 0 होंगे ना, तो उस केस में क्या होंगे, फोर्स की वैल्यू, उस केस में आप लिखोगे आई एल बी साइन 0 लिखोगे, है ना। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो फोर्स की वैल्यू कितना मिला, 0 मिला। तो थीटा की वैल्यू 0 होने से फोर्स की वैल्यू 0 होंगे। तो इसके लिए डायग्राम कौन सी होंगे, किस तरह से ड्रॉ करोगे, ये है मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से, और यहाँ पे एक वायर है, तो वायर को ऐसे रखो, और करंट भी ऐसे फ्लो रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा किसका किसके बीच में एंगल है, करंट एंड बी के बीच में एंगल ना, करंट और एल के बीच में एंगल, ठीक है। एल मतलब करंट ही समझोगे, मतलब एल की डायरेक्शन, करंट की जो डायरेक्शन होंगे वही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो थीटा है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, लेकिन आप करंट एंड बी के बीच में भी एंगल थीटा बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि करंट एंड एल की डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखना, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री, ऑपोजिट होने से 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स, करंट एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, यहाँ पे 0 होंगे। तो इस वायर के ऊपर अभी कुछ फोर्स नहीं लगेंगे, यानी इसके ऊपर जो फोर्स होंगे दैट विल बी 0, ठीक है, इजी है। तो नेक्स्ट डायग्राम में ऐसे देखो कि लेट्स से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो उस केस में फोर्स की वैल्यू कितना होंगे, आई एल बी साइन 90 लिखोगे ना, तो साइन 90 की वैल्यू कितना है, दैट इज 1, तो आप लिखोगे आई एल बी। तो फोर्स की वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिला ना फोर्स की वैल्यू, ये जो फोर्स की वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होंगे। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते हैं कि वो लोग मेंशन करेंगे कि फोर्स मैक्सिमम है, एंगल की वैल्यू नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको एंगल की वैल्यू कितना लिखना होगा, 90 डिग्री लिखना होगा, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम बोलेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू 90 लिख सकते हो, ठीक है, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 लिख सकते हो। तो यहाँ पे डायग्राम कौन सी होंगे, कैसे ड्रॉ करोगे, ये है लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे एक वायर है, ऐसे होंगे, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दोनों एक दूसरे से 90 कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे 90 कर रहे हैं दोनों, तो ये 90 है। तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में एंगल 90 है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे ना, वो फोर्स मैक्सिमम होंगे, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन निकलने के लिए ये रूल आप लगा सकते हो, रूल लगा के फोर्स की डायरेक्शन निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो इसके ऊपर फोर्स लगेंगे ना, वो 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे 90, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना कर रहे हैं, 90 डिग्री कर रहे हैं, मतलब फोर्स मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो फोर्स मैक्सिमम होंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हो इस तरह से, इजी। सो अभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। और इसको मिटा दूँ अभी, है ना, आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। सो आसान है क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है उसको एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा,
एक बार पढ़ो एटलीस्ट, है ना। तो उसके बाद देखना सॉल्यूशन को, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद देखना, ठीक है। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए वायर ऑफ लेंथ एल, तो हमें वैल्यूज नहीं देके रखा, सिर्फ एल बोला गया है ना, कैरीज ए करंट आई अलोंग द एक्स एक्सिस। तो जो वायर है ना इस तरह से है, तो आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस है, एक्स मतलब आई कैप लिख सकते हो, और ये वाई एक्सिस है, वाई मतलब जे कैप लिखोगे, और ये कौन सी एक्सिस है, दैट इज जेड एक्सिस, और इसको आप के कैप भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई मतलब एक्स एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे जो वायर है ना इस तरह से है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट की जो डायरेक्शन है वो आई की तरफ है। करंट मतलब करंट की जो डायरेक्शन होंगे ना वो ही लेंथ की डायरेक्शन होंगे। तो यहाँ पे जो इसका लेंथ है ना, इसको एल लिखा, एल फैक्टर लिखोगे तो आप डायरेक्शन देना होगा आपको यहाँ पे। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, आई कैप है, वही बोला क्वेश्चन में, करंट की डायरेक्शन एक्स की तरफ है, एक्स मतलब आई कैप। तो करंट की जो डायरेक्शन होंगे ना वही लेंथ की डायरेक्शन होंगे, तो लेंथ की डायरेक्शन आप क्या लिखोगे, आई कैप लिखोगे, ठीक है। तो एल फैक्टर जब लिखोगे, एल इंटू डायरेक्शन देना होगा, तो डायरेक्शन इज गिवन बाई आई कैप हियर, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एल फैक्टर इज इक्वल टू एल आई कैप लिखना होगा, और आई कैप ही क्यों लिखा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बोला गया एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी आई कैप की तरफ है, और हमें मालूम है करंट की डायरेक्शन जो होंगे वही एल की डायरेक्शन होंगे, तो एल की डायरेक्शन पे आई कैप होंगे, तो एल आई कैप लिख दिया, इजी। फिर बोला ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसका वैल्यू देकर रखा आपको बी नॉट आई प्लस जे प्लस के, ऐसे आपको देकर रखा, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू। फिर बोला एग्जिस्ट इन स्पेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पूछा कितना होंगे, तो देखो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, वही फॉर्मूला है ना, आई इंटू एल क्रॉस बी, ओके, आई इंटू एल क्रॉस बी इज द मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला। तो आई मतलब आई ही लिखो, एल मतलब ये जो एल वेक्टर है ना, एल वेक्टर की जगह पे आप क्या लिखोगे, एल आई कैप लिखोगे, एल आई कैप लिख दो। फिर यहाँ पे क्रॉस है, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, बी है, बी की वैल्यू आप बी नॉट आई प्लस जे प्लस के लिख दो, इस तरह से, है ना। तो अभी देखो ये आई है, एल को बाहर लेके आओ ब्रैकेट से, बी नॉट को भी बाहर लेके आ सकते हो, है ना। तो फिर आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिखना होगा ना, आई क्रॉस है, फिर यहाँ पे आई है प्लस जे है प्लस के है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली बी नॉट एल को बाहर लेके आया, तो इसको अभी आप ऐसे लिख सकते हो ना कि आई क्रॉस आई लिखोगे, आई क्रॉस आई, प्लस लिखोगे आई क्रॉस जे लिखोगे, फिर यहाँ पे प्लस आई क्रॉस के लिखोगे। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि लेट्स से ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यानी एरो की डायरेक्शन में मूव करोगे तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के कैप लिखोगे। फिर जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई कैप लिखोगे। फिर के क्रॉस आई क्या लिखोगे, इज इक्वल टू जे कैप लिखोगे। सिमिलरली अगर उल्टा मूव करोगे, एरो की ऑपोजिट मूव करोगे यानी क्लॉकवाइज मूव करोगे, तो उस केस में क्या लिखोगे, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे लिखोगे। फिर के क्रॉस जे इज इक्वल टू आप लिखोगे माइनस आई। फिर जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, दैट इज माइनस के लिखोगे, ठीक है। इस तरह से मतलब उल्टा मूव करोगे तो एरो की यानी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो माइनस में लिखना होगा, ठीक है। और आई क्रॉस आई की वैल्यू जीरो होंगे, जे क्रॉस जे की वैल्यू जीरो, के क्रॉस के की वैल्यू जीरो होंगे, मतलब सेम होने से जीरो होते हैं। तो यहाँ पे देखो आई है, एल है, बी नॉट है, आई क्रॉस आई की वैल्यू जीरो लिख दो, प्लस आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैप लिख दो, आई जे कितना होंगे, के कैप होंगी, यस। फिर यहाँ पे प्लस आई क्रॉस के की वैल्यू कितना होता है, माइनस जे है ना, तो यहाँ पे माइनस जे कैप लिख दो, इस तरह से। तो बेसिकली आपको क्या मिला, आई एल बी नॉट, फिर यहाँ पे के फैक्टर माइनस जे फैक्टर मिला, ठीक है। तो ये फोर्स की वैल्यू मिला, लेकिन ये फैक्टर फॉर्म पे है। हमें क्या पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे, ये जो फैक्टर है ना इसको आप मैग्नीट्यूड पे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं उसके लिए देखो रूल। लेट्स से एक फैक्टर है, रैंडम फैक्टर ए इज इक्वल टू सपोज 2 आई कैप कह दिया प्लस 3 जे कैप कह दिया, ठीक है। ऐसे कंसीडर किया फैक्टर, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड मतलब इस तरह से लिखोगे, है ना, या तो इसको आप सिंपल ए भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो क्या करोगे, इसमें 2 को स्क्वायर करो प्लस 3 को स्क्वायर करो, है ना, इस तरह से रूट लगा दो, तो ये है मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला। तो इसको आप लिखोगे 4 + 9 और यहाँ पे इसको आप √13 लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड इतना मिला। लेट्स से वेक्टर इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। ये सपोज यहाँ पे प्लस है ना, तो अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, यहाँ पे सपोज माइनस होता, तो उस केस में आप
इसको क्या करते हैं, मतलब -3 स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो माइनस होने से आप क्या करोगे, -3 स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस इस तरह से लगाना होगा, -3 जे कैप है तो -3 कर दिया, ठीक है। बाकी एज इट इज रहेंगे, -3 स्क्वायर की स्क्वायर कितना होंगे, मतलब 9 होंगे, तो बाकी सेम रहेंगे। तो यहाँ पे हमें जो फैक्टर दे के रखा है विच इज के कैप माइनस जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, के कैप माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप है, तो इस फैक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या करोगे, यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब एक 1 कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे भी एक 1 कंसीडर कर सकते हो, है ना, कुछ नहीं मतलब 1 कंसीडर कर सकते हो। यानी आप इसको क्या करोगे, 1 स्क्वायर करोगे प्लस -1 स्क्वायर करोगे, ठीक है। जस्ट लाइक वहाँ पे जो आई कैप के आगे जो था वो स्क्वायर किया, जे कैप के आगे जो था उसको स्क्वायर किया, तो यहाँ पे भी के कैप एंड जे कैप के आगे जो है उसको स्क्वायर कर दिया, सिंपल। तो अभी देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो दिस इज 1 + 1 लिख सकते हो, -1 के स्क्वायर 1 ही होंगे, तो बेसिकली √2 होंगे ना। तो ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना मिला, √2 मिला। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ILB0 √2 लिख सकते हैं इसका वैल्यू, और इसको आप मैग्नीट्यूड लिखोगे, है ना। तो मैग्नीट्यूड को सिंपल ए जैसे लिखा हुआ पे यहाँ पे सिंपल F लिख सकते हो। तो मैग्नीट्यूड पूछा था आपको, इसको या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वही पूछा था कि मैग्नीट्यूड कितना होंगे फोर्स की, वो हमने फाइंड आउट किया, इतना सा इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो, है ना। सो ये अभी इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको एक बार खुद ट्राई करो, इसको मैं मिलता रहो। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईजी है, कर सकते हो, खुद एक बार ट्राई करो, है ना, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। सो क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया। ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, तो इस पर मास देकर रखिए, ये अलग टाइप की क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो मास 200 ग्राम देकर रखे, इसको आप क्या लिख सकते हो, 200 ग्राम को आप लिख सकते हो 10⁻³ kg, इसको kg में लिखना होगा, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 × 10⁻⁻1 भी लिख सकते हो ना, और यहाँ पे kg लिख दो, 0 को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया -3 पे, है ना। तो मास की वैल्यू इतना सा है। फिर हमें बोले जो लेंथ है ना वायर की, उस लेंथ की वैल्यू देकर रखो 1.5 मीटर देकर रखा, सही है यहाँ तक। फिर बोला जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, ओके। फिर हमें बोला इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमें बोला गया कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की उसका वैल्यू कितना होंगे वो फाइंड आउट करने दिए, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे समझो इस सिचुएशन को, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे जब रहेंगे इसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे, और इसको आप क्या बोलोगे, वर्टिकल, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो ना, मतलब ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी होंगे हॉरिजॉन्टल, है ना, इस तरह के होंगे तो ये वर्टिकल होंगे। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसे रखा है, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैसे रखा, इस तरह से रखा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को रखा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं देकर रखा और वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक वायर है, वायर को ऐसे रखा, यहाँ पे करंट कुछ फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एल की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये ही होंगे, करंट की जो डायरेक्शन है वही एल की डायरेक्शन होंगे, लेंथ की डायरेक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज 1.5 मीटर, ये हमें देकर रखा है क्वेश्चन में। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो वायर है ना इसके ऊपर फोर्स लगेंगे, है ना, और यहाँ पे इस वायर पे नीचे की तरफ भी एक फोर्स लगते रहेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका मास होंगे, तो इसका जो मास है ना इस मास को m कह दिया अभी के लिए, ठीक है। मास की वैल्यू देकर रखा है इतना सा, वायर के मास है इतना सा, तो m कह दिया मास को अभी के लिए, है ना। तो m की वैल्यू बाद में बिठाएंगे। तो बेसिकली कोई भी अगर मास है, सपोज कोई भी मास है, ये अर्थ है, अर्थ अपनी तरफ इस मास को खींचते रहेंगे विथ सम फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे g मतलब क्या है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू कितना है, g का फिक्स वैल्यू है ना, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है g का, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली अर्थ अपनी तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास है खींचते रहेंगे अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ, है ना। तो कितना फोर्स से, mg फोर्स से। तो ये जो वायर है ना, इस वायर को भी अर्थ अपनी तरफ ऐसे खींचते रहेंगे विथ फोर्स, कितना फोर्स, mg फोर्स, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में एक वर्ड बोला गया है हमें सस्पेंडेड, ठीक है, ध्यान से देखना इसे। ये जो वायर है ना इसको अपनी तरफ ग्रेविटी से mg फोर्स से खींच रही है, बिकॉज ऑफ दैट ये फॉल करेंगे ना, नीचे की तरफ ऐसे गिर जाएंगे, फॉल करेंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि ये सस्पेंडेड है, यहाँ पे रुका हुआ है, सस्पेंडेड मतलब यहाँ पे रुका हुआ है,
ठीक है, सस्पेंडेड है। तो इसको हाथ से मैंने ऐसे सस्पेंड करके रखा, अगर हाथ को हटा दूँ तो उस केस में क्या होंगे, गिर जाएंगे, सस्पेंडेड नहीं रहेंगे ना। यहाँ पे ये मतलब अपने आप इस तरह से यहाँ पे सस्पेंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे शून्य में मतलब लटका हुआ है ऐसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे सस्पेंडेड है, ये सस्पेंडेड मतलब ये यहाँ पे रहेंगे, रुका हुआ रहेंगे। लेकिन इसके ऊपर mg फोर्स है, बिकॉज ऑफ डेट फॉल करेंगे ना। क्वेश्चन में बोला ये रुका हुआ है, सस्पेंडेड है, तो रुका हुआ कब रहेंगे, जब इस फोर्स को कैंसिल करने वाला कोई आएंगे तब इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 होंगे, तो इस केस में ये यहाँ पे रुके रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। तो अभी ध्यान से देखना, इसके ऊपर और एक फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है उस फोर्स को, उसके लिए आपको ये समझना होगा, ये रूल है ना। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे ना, जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू वही मैग्नेटिक फोर्स, F इज इक्वल टू करंट इंटू L क्रॉस B, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू करंट L क्रॉस B, दैट इज इक्वल टू L B साइन थीटा, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। तो यहाँ पे इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे मैग्नेटिक फोर्स कितना, इतना सा, ये जो फोर्स है दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स है दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, बिकॉज ऑफ डेट नीचे फॉल करेंगे। लेकिन इसके ऊपर और एक फोर्स लग रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पे है, बिकॉज ऑफ दैट ये फोर्स लगा, दैट इज व्हाई इट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन कौन से होंगे, उसको निकालने के लिए ये रूल मतलब, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, ऐसे रखो। करंट की डायरेक्शन ये है ना, फिर थंब ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना। तो बेसिकली इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे ना मैग्नेटिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है। और इस फोर्स की वैल्यू कितना लिखोगे, इस फोर्स की वैल्यू ये लिखोगे ना, दैट इज ILB साइन थीटा लिखोगे। थीटा की वैल्यू कितना लिखोगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B, यानी करंट एंड B भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है इस तरह से, करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, अब देख सकते हो 90 है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में एंगल 90 है, कॉन्फर्म है। ये जो थीटा है ना, दिस इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ्यूज नहीं होना, L एंड B के बीच में या तो करंट एंड B के बीच में बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली ये थीटा L एंड B के बीच में और करंट एंड B के बीच में ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्यों बोल सकते हो ऐसा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो होंगे ना वही लेंथ की डायरेक्शन होंगे, L की डायरेक्शन होंगे, सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी साइन 90 के वैल्यू कितना है, 1 है, तो आप इसको आप लिख सकते हो ना ILB, इस तरह से लिख सकते हो। जो मैग्नेटिक फोर्स है ना उसका वैल्यू हमें मिल गया ILB, सही है यहाँ तक। तो अभी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है व्हिच इज मैग्नेटिक फोर्स, अनदर फोर्स इज दिस वन। अभी ध्यान से देखना, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको नीचे की तरफ खींच रहेंगे ग्रेविटी, और लेट्स से ऐसे ही समझो कि ये एक फोर्स है, इसको F1 कह दिया, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसको F2 कह दिया। तो ये ऑब्जेक्ट बीच में यहाँ पे इसी जगह पे रुका कब रहेंगे, सस्पेंडेड कब रहेंगे, जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। ऑपोजिट होना होगा, ऑपोजिट तो है ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे से, और दोनों इक्वल होने से क्या होंगे, अगर F1 इक्वल टू F2 होंगे तो उस केस में क्या होंगे मालूम है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यानी इस बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेंगे, अभी 0 लगेंगे। तब ये ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी मूव नहीं कर सकता, यानी यहाँ पे रुका रहेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होंगे कि मतलब दोनों डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सस्पेंडेड रहेंगे, रुका रहेंगे। तो अभी देखो क्वेश्चन में बोला गया हमें कि ये जो वायर है ना, ये वायर यहाँ पे रुका हुआ है, सस्पेंडेड है। तो सस्पेंडेड कब हो सकता है, जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे से इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे। तो हम देख सकते हैं दोनों ऑपोजिट है, और साथ में जब इक्वल होंगे दोनों एक दूसरे से, तो उस केस में ये सस्पेंडेड रहेंगे। तो हमें वही पूछा है, इक्वल होने के लिए यानी सस्पेंडेड होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होना होगा, ठीक है, वही पूछा हमें। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सस्पेंडेड है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं ये सस्पेंडेड है। तो सस्पेंडेड होंगे तो उस केस में इन दोनों फोर्स को इक्वल लिख सकते हो, यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, F इज इक्वल टू mg, दिस F इज इक्वल टू mg लिख सकते हो। और इस F की वैल्यू कितना मिला हमें, दैट इज ILB, तो ILB इक्वल टू mg लिख सकते हो कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, mg डिवाइडेड बाय IL करोगे ना, इस तरह से। तो m मतलब क्या है, मास व्हिच इज गिवन एज कितना, 2 × 10⁻⁻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 
इंटू जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज 9.8, फिर डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, एल मतलब लेंथ व्हिच इज 1.5, ठीक है। तो इसको 2 कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी करोगे, है ना, क्यों किया ऐसा, तो डेसिमल हट जाएंगे ना, कैलकुलेशन करने में आसानी होंगे। तो यहाँ पे 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेंगे 98 मिलेंगे इंटू 10⁻⁻1, और नीचे क्या मिलेंगे दिस इज 15 मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से अभी कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। तो कितना आएगा आंसर, डेट इज 0.65 आई गेस, ये 0.65 इंटू इतना ही आएंगे 0.65 टेस्ला आएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा था, वो कितना मिला हमें 0.65 टेस्ला, यही निकलने दिया था, ठीक है। इजी क्वेश्चन। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन इसी तरह की है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अलग टाइप के कॉन्सेप्ट, उसको देखना होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करके रखो और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसको एक बार खुद ट्राई करो, ओके। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है ना। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देखना आप लोग, ट्राई करो ना वीडियो को पॉज करके। यस, तो यहाँ पे क्या पूछा, ए वायर ए बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक डायग्राम देकर रखा। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली जो थीटा है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, वो 30 डिग्री देकर रखा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि एक ऐसा हॉराइजेंटल है, ठीक है, एक है हॉराइजेंटल है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो इनटू द बोर्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको देकर रखा 0.65 टेस्ला, 0.65 टेस्ला इतना सा मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू देकर रखा। फिर हमें बोला गया कि ये हॉराइजेंटल है, ठीक है। तो हॉराइजेंटल के साथ एक वायर है, ठीक है, हॉराइजेंटल के साथ एक वायर है इस तरह से, और इस वायर पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, डेट इज करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, यस देकर रखा 5 एम्पियर करंट की वैल्यू है, ओके। फिर हमें बोला डिटरमाइन इट्स मास पर यूनिट लेंथ, सही है, ध्यान से देखना यहाँ पे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, और एक वायर है, वायर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये वायर है, और वायर पे करंट इतना सा फ्लो हो रहा है। इस वायर के मास होंगे ना कुछ, है ना, तो कुछ मास होंगे, उस मास को आपने सपोज m कह दिया। हमें पूछा मास पर यूनिट लेंथ, उसके लिए आपको मास चाहिए होंगे, तो मास को m रख दिया, तो मास की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अपने आप जो मास पर यूनिट लेंथ पूछा वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हॉराइजेंटल है ना, हॉराइजेंटल, इसको क्या बोला क्वेश्चन में, हॉराइजेंटल, हॉराइजेंटल। तो ये जो हॉराइजेंटल है इसके साथ ये वायर कितना डिग्री एंगल कर रहे हैं, वो देकर रखा 30 डिग्री एंगल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो इस वायर के ऊपर कुछ फोर्स लगेंगे ना, और आपको क्या बोला, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे इसको रुका के रखेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसको सस्पेंड करके रखेंगे, यानी इस जगह पे स्टेशनरी करके रखेंगे। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को इसी जगह पे रुका हुआ रख रहे हैं, यानी स्टेशनरी रख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इस वायर के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेंगे ना, क्योंकि इस वायर की मास है m मास, बिकॉज ऑफ दैट इस वायर को नीचे की तरफ खींचेंगे कौन, mg, ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इस वायर को नीचे की तरफ खींचेंगे, कितना फोर्स से, mg फोर्स से, ये क्लियर है। अभी देखो इस वायर के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, बिकॉज ऑफ दैट ये वायर नीचे की तरफ ऐसे फॉल करेंगे ना, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड ने सपोर्ट करके रखा, यानी फॉल करने नहीं दिया। तो यहाँ पे ऐसे रुका हुआ कब रहेंगे, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, उसके लिए आपको इस रूल को फॉलो करना होगा। तो इसके लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, सही है। फिर करंट के डायरेक्शन ऐसे है, करंट के डायरेक्शन ये है। ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, थंब जो है ना, थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये ऐसे आ रहे हैं, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे, क्लियर है। तो फोर्स की डायरेक्शन ये हुआ। तो ये जो है ना, ये है किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, सही है तक, ये फोर्स की डायरेक्शन, फाइन। अभी ध्यान से देखना, फोर्स की दो कंपोनेंट होंगे एक्चुअली। सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर अनदर इज इधर। इसको अगर थीटा कह दिया, इसका इस कंपोनेंट को आप बोलोगे ए कॉस थीटा, ठीक है, और इसको बोलोगे आप ए साइन थीटा। लेट्स से वेक्टर इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे भी दो कंपोनेंट होंगे। अगर ये थीटा होंगे तो उस केस में लेट्स से ये वेक्टर ए है,
अगर ये थीटा होंगे तो उस केस में इसको बोलोगे ए कॉस थीटा, ठीक है। जहाँ पे थीटा एतच होंगे लगा होंगे तो उसको ए कॉस थीटा कॉस कंपोनेंट बोलोगे, और इसको आप क्या बोलोगे, ए साइन थीटा बोलोगे, ठीक है। इस तरह से ए साइन थीटा बोल रहा हूँ। सिमिलरली ये जो फोर्स है ना, इसका भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की तरफ, एक इधर इस साइड में। तो इस कंपोनेंट को आप क्या नाम दोगे, इसके लिए देखो उसको उस यहाँ पे जो कंपोनेंट होंगे ना, इसके लिए आपको ये थीटा चाहिए, यानी यहाँ पे थीटा होंगे, ये यहाँ पे थीटा होंगे। आपको दे के रखा ये थीटा है, मतलब एंगल जो है ये एंगल दे के रखा आपको, ठीक है। लेकिन ये एंगल दे के रखा आपको, लेकिन ये एंगल 30 होंगे कि नहीं उसको चेक करना है। अभी कैसे चेक करोगे, उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है। आप ऐसे समझो, ये जो है ना, दिस इज द कंपोनेंट, फिर यहाँ पे ये है हॉरिजॉन्टल, फिर वायर इस तरह से, ठीक है। वायर इस तरह से करंट ऐसे फ्लो है, इसको आपने क्या कह दिया, 30 कह दिया, यानी थीटा कह दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वेक्टर है व्हिच इज एफ वेक्टर, ओके। यही डायग्राम ये है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एंगल कितना होंगे। अगर ये एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री, तो 90 में से इतना सा है 30, 90 में से 30 को माइनस करोगे तो क्या मिलेंगे, इतना सा मिलेंगे। तो दिस एंगल इज 90 माइनस 30 कह सकते हो ना, ठीक है, 90 माइनस 30 कह सकते हो। तभी देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। और ये एंगल कितना है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल भी 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना, ये नहीं पता, यही चाहिए हमें, इसको हमने x कह दिया सपोज। अभी ध्यान से देखना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल गिव यू दिस टोटल एंगल, ठीक है। यानी आप कह सकते हो दिस एंगल इज 90 डिग्री ना, तो आप कह सकते हो कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90, ऐसा कह सकते हो। यानी x प्लस 90 माइनस 30 कैन बी रिटन एज 90, ठीक है। आ रहे समझ में, तो दोनों को प्लस करोगे तो 90 मिलेंगे, तो 90 कैंसिल हो गया ना, तो x का वैल्यू कितना मिलेंगे, 30 मिलेंगे। उसको इस साइड लेके जाओ, तो x का वैल्यू 30 मिला। x मतलब कौन सी है, ये एंगल मतलब दिस एंगल, तो इसका वैल्यू कितना होंगे, 30 होंगे, इजी। तो यहाँ पे जैसे थीटा है ना, तो थीटा ये है, तो दिस थीटा इज दिस थीटा। तो इस कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे, f cos 30 बोलोगे, ठीक है, इस कंपोनेंट को। और इस कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे, इस कंपोनेंट बोलोगे f sin 30, इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे f cos थीटा, f a cos थीटा इस तरह से बोला है ना, तो फिर यहाँ पे सेम वही किया हमने, f cos थीटा यानी cos 30, और यहाँ पे f sin 30। अभी ध्यान से देखना, तो वायर कौन सी है, वायर है ये वायर, ठीक है। सो दिस इज द वायर, ये है वायर, तो ये है वायर। तो इस वायर पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फाइन, यहाँ तक क्लियर है। तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगा ना, दिस फोर्स इज दिस वन, तो ये जो फोर्स लगा वायर के ऊपर, दिस फोर्स। और इस फोर्स की फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी, यानी एल बी साइन थीटा, ये है फॉर्मूला, ठीक है। I एल क्रॉस बी एल बी साइन थीटा, ये मालूम है। तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, और इसकी डायरेक्शन ये है, और इसका वैल्यू कितना होंगे, इतना सा होंगे। ये जो थीटा है ना, इस थीटा की वैल्यू मतलब 30 नहीं लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, देख पा रहे हो, 90 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड या करंट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, इस थीटा की जगह पे आप लिखोगे 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितना है, 1 है, तो आप क्या लिखोगे, ILB लिख दोगे। तो फोर्स की वैल्यू कितना मिला, ILB मिला। अभी ध्यान से देखो, ये जो वायर है ना, क्वेश्चन में बोला इस वायर को फॉल करने नहीं दिया, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको सपोर्ट करके रखा, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हो ना, मैग्नेटिक फोर्स ने एक फोर्स लगा के इस वायर के ऊपर इसको सपोर्ट करके रखा, इसको फॉल करने नहीं दिया। तो ये फॉल कब नहीं करेंगे, जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे से इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है ना। और दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। जब कैंसिल आउट करेंगे तब टोटल फोर्स इस वायर के ऊपर 0 होंगे, तो बेसिकली ये ऐसे फॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये वायर फॉल नहीं करेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड में, यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ने इस वायर को सपोर्ट करके रखा, फॉल करने नहीं दिया। सो बेसिकली ये दोनों फोर्स इक्वल होना होगा, तब ये फॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो अभी
कि एफ कॉस cos 30 इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों इक्वल होना होगा, तब क्या होंगे, ये वायर उसी जगह पे सपोर्टेड रहेंगे, फॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो एफ ये जो है ना, एफ की वैल्यू क्या लिखोगे, एफ इज नथिंग बट आई एल बी है ना, तो एफ की जगह पे आप आई एल बी लिख दो, एफ की जगह पे आई एल बी लिख दो। cos 30 की वैल्यू कितना है, √3/2 है, आपको मालूम है ये। m मतलब क्या है, मास, तो मास को m ही लिखो। g मतलब क्या है, दैट इज g लिखो अभी के लिए, ये ठीक है, g लिख देते हैं। वैसे 9.8 उनका वैल्यू है ना। सो यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, m इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आई एल बी, ओके, आई एल बी, फिर यहाँ पे √3 लिखोगे डिवाइडेड बाय 2g लिखोगे, ठीक है, g को नीचे लेके। सो m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई एल बी √3 डिवाइडेड बाय 2g। अभी लास्ट स्टेप को ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या पूछा, हमें पूछा कि मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, हमें क्या मिला, मास की वैल्यू इतना, लेकिन मास पर यूनिट लेंथ पूछा ना, तो इसका मीनिंग क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, इसका मीनिंग क्या है, मास पर यूनिट लेंथ की मीनिंग है कितना मास है कितना लेंथ में, ठीक है, यानी मास को आप लेंथ से डिवाइड कर दो तब आपको मिलेंगे मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, मास की वैल्यू क्या लिखोगे, इतना सा लिख दो, मास की वैल्यू आई एल बी √3, फिर यहाँ पे 2g डिवाइडेड बाय l लिखोगे, तो एल कैंसिल आउट होंगे ना ये l के साथ, तो आपको क्या मिलेंगे, मास पर यूनिट लेंथ की फॉर्मूला आई बी √3 डिवाइडेड बाय 2g मिलेंगे। तो करंट की वैल्यू देके रखा आपको क्वेश्चन में कितना, 5 एम्पियर देके रखा है ना करंट की वैल्यू। फिर b मतलब मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज गिवन एज 0.65 टेस्ला, √3 का वैल्यू आप याद रखना, 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है, 9.8 है, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, है ना, तो यहाँ पे आप लोग इसको डिवाइड करना इधर उधर करके, तो मैं देख के लिख देता हूँ, ठीक है। सो इसका आंसर आएंगे 0.287, ठीक है। सो इसका आंसर कितना आएंगे, 0.287, ओके। सो मास पर यूनिट लेंथ पूछा था जिसका वैल्यू इतना सा मिला, और यूनिट क्या होंगे देखो, मास पर यूनिट लेंथ ना, इसका यूनिट क्या होंगे, मास की यूनिट केजी लिखो, फिर नीचे लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होंगे, मीटर होंगे, सो केजी पर मीटर होंगे, ठीक है। सो आपको वही पूछा था कि कितना होंगे मास पर यूनिट लेंथ, कितना मीटर में कितना मास होंगे, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, कितना लेंथ में कितना मास होंगे, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, तो दैट इज कितना मिला, इतना सा, ठीक है। तो आप लोग इसे कैलकुलेट करना है, इजी, ओके। सो ये हम लोग एक काम करेंगे, आप लोग इन क्वेश्चन को होमवर्क करना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैंने कुछ JEE की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करके रखा है, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीट के क्वेश्चन, फिर जो टॉपिक होंगे ना वो सब देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करना, वहाँ पे मैंने सीरियली हर एक टॉपिक को समझाया, उसके ऊपर जो बोर्ड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, JEE या नीट की जो PYQ है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल PYQ, वो सब हमने टॉपिक वाइज सॉल्व किया, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लेना एक बार प्लेलिस्ट में, ठीक है। सो बाकी कुछ डाउट है तो पूछना मुझे, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक करना और शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।